भभौर साहब के साथ 2 किस्से हैं जो निकल के आते हैं, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को पता चले। पहले के टाइम में क्या होता था, वहाँ पे जैसे किसी की यंग एज में मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा कहते भटकती थी कि जब तक उसकी रियल डेथ ना हो। तो रात को 8, 9, 10, 11 बजे के बाद वहाँ पे बाजें बननी शुरू हो जाती थी, ऊधो ऊधो, बचाओ बचाओ, ऊधो ऊधो, ऐसे होती थी। तो वहाँ पे ना दरिया के साथ में एक पिपल बना हुआ है, वहाँ पे रात को बहुत लोगों ने आग जलती हुई देखी है। मैंने खुद देखी हुई वो आग जलती हुई, वहाँ पे रात को आग जलती थी। वहाँ पे कभी नाचने की आ रही है आवाज़, कभी कुछ। आपने चाला सुना होगा कि भूतों का चाला चलता है, वो भी वहाँ से आता था, पिपल में जाता था। पिपल से रात को 2-3 बजे वो चाला वहाँ से जाता था। जय श्री राम दोस्तों, वी आर हिमाचल के आज के पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है अभिषेक को, जिसका अपना इंस्टाग्राम चैनल है और यूट्यूब के ऊपर चैनल है विद द नेम प्राइम टाइम विद अभिषेक। अभिषेक पिछले कुछ टाइम से सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हमारे बहुत से मंदिर है जिनको ये सामने लेके आए हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में शेयर करते हैं। एंड सिर्फ एक इतना सा एस्पेक्ट नहीं है अभिषेक के बारे में जिसने हमें इंस्पायर किया कि हम उसको एक पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे इन्वाइट करें। ही इज़ अ सोशल वर्कर टू। एंड इन सारी चीज़ों को हम आज एक बारी अभिषेक के साथ बात करके समझने की कोशिश करेंगे। सो अभिषेक, वेलकम टू वी आर हिमाचल। हाउ आर यू? सो मच सर। सो कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। सो सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपको है कि जिस तरीके से आप सनातन धर्म के बारे में, मंदिरों के बारे में अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर बताते हो, तो ये सारी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? सर जब मैं अपने स्कूल में था तब मैं सोचता था, मैंने सुना हुआ था कि टैलेंट हर किसी के अंदर होता है। तब मैं सोचता था मेरे अंदर क्या टैलेंट है। ना तो मेरे को डांस आता है, ना मेरी इतनी सुरीली आवाज़ है कि मैं सिंगिंग में अपना करियर बना पाऊँ। तो एक दिन मैं था छुट्टी पे, तो उस टाइम पे हम थे +1 में, तो हमने +2 को फेयरवेल देनी थी। तो मैं छुट्टी पे था, फ्रेंड्स ने मेरा पीछे से धक्के से नाम लिखवा दिया कि ये एंकरिंग करेगा स्टेज के ऊपर जाके, कि ये उस दिन सारा फंक्शन है जो होस्ट करेगा। तो मेरे को कॉल आया शाम को कि ऐसे नाम लिखवा दिया तेरा। तो स्टेज फियर था उस टाइम पे, कैमरा फियर था, कभी किया ही नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि हम कभी जाकर बोल ले किसी को। तो मैंने ये भी बोला, मैं चलो कोई नहीं, देखा जाएगा जो होगा। सुबह पहुंच गए 7 बजे, 1 घंटा पहले पहुंच गए उस दिन फेयरवेल से पहले। तो प्रैक्टिस वगैरह पूरी की, क्या बोलना क्या बोलना है। स्टेज से चढ़ने से पहले लाते कांपे मेरी कि बड़ा मुश्किल है। गया स्टेज के ऊपर, बस बोलना शुरू किया, 1-2 मिनट का वो डर था, बस निकल गया स्टेज पे। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट फेयरवेल थी वो उस टाइम की, आज तक किसी ने भी वो फेयरवेल नहीं दी थी ऐसी। तो तब जाके पता चला था कि यार मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास बोलने की स्किल्स है। तब मैंने यूट्यूब चैनल अपना 2016 में स्टार्ट किया था। उसके ऊपर मेरे को ग्रोथ मिलनी शुरू हो गई थी, पर स्टडी की मार्क के नीचे आके वो चैनल कहीं ना कहीं दब गया। कॉलेज का बर्डन था, 10th +2 करी, वो सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद इस जर्नी का फिर से शुरू हुआ 2021 में। 2021, 22 और 23 मेरी लाइफ के सबसे लोएस्ट ईयर थे, जिसमें मैंने ब्रेकअप फेस किया, हेल्थ इश्यूज फेस किए, मैंने फेलियर्स फेस किए। वन ऑफ द लोएस्ट ईयर थे वो मेरे सारे। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था, कोई होप नहीं थी मेरी लाइफ में। मेरी सिस्टर का कॉल आया मेरे को कि क्या कर रहा है, मैं लो साउंड कर रहा था। तो मैं कहा यार कुछ नहीं समझ आ रहा कि लाइफ में करूं क्या, कि किस चीज़ में करूं। तो मैंने कहा यार यूट्यूब स्टार्ट करूं, कि मेरा है तो है प्लान करने का, पहले ही मैंने स्टार्ट किया था कि अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है ना आगे अपॉर्चुनिटी कुछ मेरे को, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि हाँ देख ले, जैसे तेरे को अच्छा लगता है। मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे को बाहर नहीं घूमना, ब्लॉग्स वगैरह नहीं बनाने, क्योंकि फैमिली के ऊपर डिपेंड था मैं उस टाइम पे। क्यों बर्डन डालना अपने ऊपर, खुद क्यों करना है मैंने। तो मैंने इन्फॉर्मेटिव कैटेगरी चूज़ करी उसमें। तो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालने लग पड़ा। वो वीडियोस क्योंकि अकेला था मैं, एडिटिंग खुद करनी, शूट खुद करना, रिसर्च खुद करनी मैंने। तो एक वीडियो को शूट करने में मेरे को कम से कम 3 दिन लगते थे। इतना हेक्टिक हो जाता था, मैं प्रॉपर नींद नहीं ले पाता था। कभी रात को 2-2 बजे तक बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ, कभी सुबह को रिसर्च कर रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, यहाँ तो यूट्यूब पे मेरे को ग्रोथ मिल रही थी। तो एक दिन ऐसे मेरे पास 200 रुपये पड़े हुए थे जेब में। मेरा गर्मियाँ का टाइम था, जून का टाइम था, 18 मई का दिन था। तो मैंने फ्रेंड को कॉल किया, मैं कहा चल यार चलते हैं आज ना। मैं कहा गर्मी ज़्यादा है, पैसे भी है, मैं कहा कोल्ड ड्रिंक बांट के आते हैं। मैंने 200 रुपया लिया, 20 बोतलें ली हमने। तो हम ऐसे बाइक पे निकल गए। तो जैसे कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई वेंडर्स खड़े हुए हैं, तो हमने कोल्ड ड्रिंक बांटना शुरू किया। तो उस वीडियो के ऊपर मेरे को इतनी रीच मिली, फर्स्ट वीडियो थी जो मेरी वायरल हुई थी। तब मेरे को पता चला कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, कि यूथ को क्या दिखाना चाहिए। एक वहाँ से मेरे को एक मोटिव मिला कि यार हाँ इस फील्ड में जाना है। उसके बाद फिर मेरे को जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था, सनातन में मेरा इंटरेस्ट था, ऐसे इंसिडेंट हुए थे मेरी लाइफ में,
वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिली, तो मैंने मंदिरों को दिखाना शुरू कर दिया, लोगों को इंटरेस्ट आने लग पड़ा, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री थी जिनको लोगों ने टूरिस्ट प्लेस बता दिया था। मोती मंदिर है, वहाँ पे आए हैं, वीडियोस देखो, टूरिस्ट प्लेस बताया हुआ है, किसी को पता ही नहीं कि ब्रह्मा जी के पूरी दुनिया में 2 मंदिर है, ठीक है, एक यहाँ पे एक पुष्कर में है। तो फिर हमने वहाँ पे जाके बनाया, वो वीडियोस वायरल होगी। विद इन 1 मंथ मैं बताता हूँ आपको, फेसबुक के ऊपर जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे पापा ने मेरे को बोला कि ये क्या कर रहा है तू, ठीक है, किस फील्ड में चला गया, क्या कर रहा तू, क्या तेरा लाइफ का एम था, तू किस फील्ड में चला गया। मैं कहा पापा वेट करो, होगा सब कुछ। कहते होता क्या, मैंने बताया कि हाँ, मोनेटाइज होने के लिए ऐसा क्राइटेरिया होता है कि 5,000 फॉलोअर्स चाहिए इसके ऊपर और 10,000 मिनट्स चाहिए। कहते कब होंगे तेरे, जाके कौन ही जानता है तेरे को, ठीक है। मैं एक बार के लिए तो मैं भी सोच रहा था कि यार हाँ, कौन ही जानता है, मेरा कौन सा फैमिली बैकग्राउंड है पीछे कि पीछे सुपरस्टार है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है हमारा, कौन ही जानता है। तो ऐसे ही मैं रात को फ़ोन बंद करके सोया। अगले दिन मैंने फ़ोन ऑन किया, फेसबुक ऑन की, 2,000 फॉलोअर्स थे मेरे। स्क्रॉल कर रहा हूँ 700 फॉलोअर, रिफ़्रेश कर रहा हूँ 300 फॉलोअर, रिफ़्रेश कर रहा हूँ 800 फॉलोअर। मैं शौक, मैं कहा यार हो क्या रहा है ये, ठीक है, मैं फेक ना कोई मेरे अकाउंट के ऊपर डाल रहा हूँ, या तो ऐसे बंद हो जाएगा। मैंने पापा को बताया, मैं कहा पापा ऐसे ऐसे हो रहा है। कहते अच्छा। मम्मी को बताया, मम्मी को कहते हैं अच्छा। वो भी रात को बैठ के देख रहा है फेसबुक के ऊपर रात को कि हाँ ये तो बढ़ रहे हैं, क्या कर चल रहा है। तो फिर मैंने कॉल्स करनी शुरू की इनको, क्या देखो तो सही फेक तो नहीं है। बांग्लादेश, यूपी, बिहार, असम, इस साइड मेरी वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई। तो मैंने कॉल्स की, हाँ मतलब जेन्युइन फॉलोअर्स आने शुरू हो गए थे। विद इन 1 मंथ मेरी फेसबुक मोनेटाइज हो गई। मतलब वो एक मिरेकल ही हुआ था मेरे साथ। मेरे को भी उसके बारे में नहीं पता क्या था, बट मैंने गॉड को बोला था कि हाँ यार क्या गलत चीज़ में हूँ मैं, बट नहीं, वहाँ से मेरे को मोटिव मिल गया था। और उस टाइम पे एक मेरे को यूट्यूबर मिला था, उसके थे 35 से 40 के फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने उसको बताया कि ये देखो ऐसे ऐसे ना, क्योंकि नॉलेज नहीं थी मेरे को कि अब इसके बाद कैसे मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है। तो बोला कि कितने टाइम हो गया करते, मैं कहा अभी 1 मंथ ही हुआ है मेरे को फेसबुक चलाते हुए, कंटिन्यू किए हुए। कहता है यार इतनी जल्दी कैसे ग्रोथ मिल गई तेरे को। मैं कहा ये तो मेरे को भी नहीं समझ आई कि कैसे मिल गई, बट हाँ हो गया है ये सब कुछ। तो ऐसी ऐसी आज तक जर्नी रही है मेरी। एक बात बोली आपने कि रात को 2-2 बजे उठ के कंटेंट बनाना पड़ता है, 3 दिन तक एडिट करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। ये वाला जो एस्पेक्ट होता है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन का, वो कोई नहीं बताता कि इस टाइम पे बंदे के ऊपर इतना वर्कलोड हो जाता है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ के ऊपर से कट ऑफ हो जाता है। घूमना पड़ता है बाइक उठा के, धूप है, सर्दी है, जाना पड़ता है, नए नए आइडियाज़ जनरेट करने पड़ते हैं, रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च करने के बाद उसको एडिट करके आपको, अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हो या रील्स क्रिएट कर रहे हो, 40-45 सेकंड के फॉर्मेट में डालना पड़ता है। तो उस सारी चीज़ के बारे में फिर पता कैसे चला? सर मेरा शुरू से बचपन से मेरा इंटरेस्ट था वीडियोग्राफी का भी, एडिटिंग का भी। मेरे को मतलब शुरू से मैं वीडियोग्राफी भी करता था। कैमरा था मेरे पास छोटा, मैं ऐसे निकल जाता था रैंडम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए। तो फोटोग्राफी का मेरे को पता था कि इस एंगल से क्या करना है, तो उसको मैंने थोड़ा सा और शार्प किया, उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया। एडिटिंग का भी मेरे को पता था, टूल्स के बारे में फ़ोन में करता रहता था। तो उसके बाद मैंने सिर्फ लैपटॉप पे स्विच किया। उसके बाद एक चीज़ और होती है ना उसके अंदर, आप जब भी कोई ऐसी वेंचर शुरू करते होते हो, स्टार्टिंग में आपको अर्निंग नहीं होती उस चीज़ से, तो आप एक तरीके से डाउन जाके करते हो, क्योंकि आपको सारा का सारा खर्चा खुद करना पड़ता है। फॉलोअर्स आना बहुत देर की बात होती है। तो एक वो चीज़ होती है जो लोग ज़्यादा समझते नहीं है। बट आपने बोला कि आपको एक डाउन पॉइंट आया था, मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा, पर क्या ये वो डाउन टाइम था जब आप सनातन धर्म की तरफ ज़्यादा हो गए थे? बिल्कुल उसी टाइम पे मैं मतलब उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा हुआ था। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, मेरा ब्रेकअप हुआ था। उस चीज़ ने इतना हार्म किया मेरे को कि मैं बता नहीं सकता। मेरा सारे लाइफ का जो मेरे मोटिव थे, उस पाथ से मैं बिल्कुल साइड हो चुका था। लाइफ में मेरा जो भी था, मतलब मैं किसी के पीछे लग के मैंने अपनी लाइफ ख़राब कर ली थी सारी। तो अंधविश्वास के लेवल के ऊपर चला गया था मैं उस टाइम पे। अंधविश्वास में मैं नहीं मानता था कि अंधविश्वास होता है। मेरा सिर्फ बिलीव है कि हाँ भगवान है, जो है भगवान करते हैं, बाकी सब कुछ इंसान का बनाया हुआ है, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। बोलते हैं लोग बद्दुआ से हो जाएगा, अगर बद्दुआ काम करने लग पड़ी तो भगवान कहाँ पे गए फिर, ठीक है ना। मेरा बिलीव है सिर्फ भगवान है। बट उस टाइम पे मैं अंधविश्वास के ऊपर मानने लग पड़ा था। तो उस टाइम पे मेरी लाइफ में हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, किसी से कुछ मेरे को मन ही पता चला। इतनी डार्क लाइफ हो चुकी थी मेरी, अपनी हॉबीज़ मैंने ख़राब कर ली थी। मैंने अपना वेट गेन कर लिया था उस टाइम पे। घर बैठ के खाना, सोना, बैठना, कहीं नहीं जाना। शादी आती थी कहीं पे नहीं जाता था, घर पे जाता था। घूमने वाला बंदा, घूमने का इतना इंटरेस्ट था मेरे को, कहीं नहीं जाता था। बोलता जाना है सीधी मना, सिर्फ अपने रूम में रहता था। अपने घर जाना दूसरी जगह, मेरा रूम थोड़ा सा बाहर है, तो रूम घर पे जाना है, सिर्फ खाना खाना वहाँ पे और अपने रूम में आके बैठ जाना। तो उस टाइम पे मैंने हनुमान चालीसा का डेली में 7 टाइम पाठ करता था।
तो उस चीज़ से मेरे को इतना मतलब पता चला कि हाँ, सनातन धर्म में जो चीज़ें बनी हुई है उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट है। अब लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान है, भगवान नहीं है, या इस यूनिवर्स में साउंड वाइब्रेशंस है, आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो। हनुमान चालीसा से मैंने उस चीज़ को महसूस किया है। अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उसके बाद मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ है, स्टेबिलिटी आ गई है मेरी लाइफ में। अब किसी चीज़ का मेरे को डर नहीं लगता। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, मेरे को पता है यार 3-4 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चलेगी, उसके बाद तो फिर नॉर्मल होना है। मतलब एक स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में आ चुकी है हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करने से। उस टाइम पे फिर मैंने संकल्प लिया था कि मेरे को 2 दिन में 100 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। तो 2 दिन में मैंने वो किया। मेरे को हनुमान चालीसा नहीं आती थी, पढ़ता था मैं फ़ोन से देख के, धीरे धीरे कंठस्थ होने लग पड़ी हनुमान चालीसा मेरे को। उसके बाद और बहुत सारे मिरेकल्स हुए मेरी लाइफ में, जिससे मतलब इतना बिलीव मेरा हो चुका है इस चीज़ के ऊपर कि हाँ, कुछ तो है भगवान। हम लोग इतने वो नहीं है, कैपेबल नहीं कि भगवान को देख सके, बट उन वाइब्रेशंस को हम महसूस कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ों का अपनी लाइफ में हम कुछ पाथ को फॉलो कर ले, लॉयल रहें। ठीक है, भगवान को आधा घंटा नाम हम जप करें, उससे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है कल युग में। हमें किसी पेड़ों पे नहीं लटकना, पानी में नहीं हमें खड़े होना, सिर्फ आधा घंटा अगर हम हनुमान चालीसा, जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम अगर आधा घंटा हम सच्चे मन से ले लें, तो हम इस मोहमाई दुनिया से पार लग सकते हैं। बट मेरे पॉइंट क्या है, बैठे तो हम पूजा करने के लिए, ध्यान हमारा है यार, वहाँ पे मीटिंग है, वहाँ पे जाना है, ध्यान लग ही नहीं पाता आधा घंटा हमारा। वो होगा आपकी प्रैक्टिस से, जब आप नाम चैंट करने लग पड़ोगे, आपके माइंड में आएगा, ध्यान आपका भटकेगा, आपको फिर से उस ट्रैक के ऊपर लेके आना। ये है प्रैक्टिस। जैसे आप नाम चैंट करना स्टार्ट करोगे, ये प्रैक्टिस से आपको आपका टाइम बढ़ेगा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। इस यूनिवर्स में 6 साउंड्स है। जब आप ध्यान लगाना शुरू करोगे तो आप उन 6 सेंस को मतलब फील कर सकते हो। जया किशोरी जी की मैंने एक बार इंटरव्यू पढ़ी थी, वो कहते हैं मैंने आज तक 3 साउंड्स को मतलब फील किया है इस यूनिवर्स में, कि जैसे जैसे आप डीप इन्वॉल्व होते जाओगे, आपको वो 6 सेंसेस महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब आप डीप 6 सेंसेस को महसूस करोगे, तब मतलब इतना ठहराव आपकी लाइफ में आ जाएगा ना, आप खुद नहीं पता चलेगा, सब कुछ आपके लिए नॉर्मल लगेगा कि हाँ यार नॉर्मल है, ये तो एक माइंड की गेम है बस। मैं एक्सपीरियंस के साथ ना एक चीज़ शेयर करता हूँ यहाँ पे, एंड हमारे बहुत से यंग व्यूअर्स हैं जो हम लोगों को सुनते हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस बात को सुने। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लाइफ में होता क्या है कि आप एक पर्टिकुलर एज तक अपने फैमिली के कंट्रोल में होते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अगर कोई डिसीजन लेते हो तो आपकी फैमिली की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस रहती है। फिर आपकी एक टीनेज शुरू होती है जहाँ पे आपको थोड़ी सी छूट दी जाती है, जहाँ पे आपको एक फ्रीडम मिलती है कुछ डिसीजंस लेने की। जब वो आप डिसीजंस लेना शुरू करते हो तो आपको लगता है कि अगर उस डिसीजन का कोई भी एडवर्स इफेक्ट होगा तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि उस टाइम पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। वो जब धीरे धीरे बढ़ती हैं तो साथ के साथ ये प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होनी शुरू होती है। आप इंडिविजुअली उन चीज़ों से फाइट कर लेते हो, कई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देख लेते हो, बट अल्टीमेटली वो एक इतना बड़ा माउंटेन बन जाता है कि आपको पता चल जाता है कि अब मैं इस चीज़ के अंदर दब रहा हूँ। फिर जब आप धीरे धीरे मैच्योर होते हो ना, तो आप फिर अध्यात्म की तरफ जाते हो कि यार नहीं, देयर इज़ अ हायर पावर देन मी जो इन चीज़ों को मेरे लिए सॉल्व कर सकती है। और फिर आपकी लाइफ में एक ठहराव आता है, बिकॉज लाइफ आपको प्रॉब्लम्स दे दे के इतना हम्बल कर चुकी होती हैं कि आप कहीं ना कहीं पे मानने को तैयार हो जाते हो कि यार देयर इज़ अ बिगर पावर देन मी, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ ये जो 16-17 के बाद की एक 25 तक की एक एज होती है, दिस इज़ अ डिफायंस एज, जहाँ पे आप लोग एक जैसे कहते हैं ना राउडी होते हो, सबसे अलग होके चलते हो। ऐसे में हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप जब सनातन धर्म के बारे में दिखाते हो तो उनको कई बार बरगलाया भी जाता है कि ये चीज़ें तो मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता, माइथोलॉजी है, हिस्ट्री में कभी ये हुआ नहीं। मैं कभी कभी सिर्फ बैठ के एक बात सोचता हूँ, कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में एक सूर्यदेव का एक मंदिर है। हमारे हिमाचल में इतने शक्तिपीठ हैं, इतने शिव मंदिर हैं, इतने अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं, ठीक है। सेम शिव मंदिर गुजरात में दिखेंगे, सेम शिव मंदिर आपको यूपी में दिखेंगे, मध्य प्रदेश में अलग अलग दिखेंगे, पत्थरों को काट काट के मंदिर बनाए हुए दिखेंगे, कन्याकुमारी तक मंदिर देखेंगे, केरला में मंदिर देखेंगे, असम में चले जाओगे वहाँ मंदिर देखेंगे, इवन बांग्लादेश में और पाकिस्तान में भी आपको मंदिर देखेंगे।
हम लोग बात कर रहे हैं एक इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया के बिलीफ सिस्टम के अंदर, जहाँ पे अगर एक शिवलिंग पाकिस्तान में है तो दूसरे छोर पे एक शिवलिंग बांग्लादेश में है, अगर केरला में है तो वो जम्मू कश्मीर में भी है। तो जो लोग बार बार सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि ये चीज़ें मिथ्या हैं, सोच के देखो कि पिछले हजारों सालों के अंदर क्या किसी एक आदमी के लिए पॉसिबल था कि इस सारी मिथ को क्रिएट कर देना, जगह जगह से शिवलिंग निकाल देना, जगह जगह से शक्तिपीठ स्थापित कर देना, जगह जगह पे ज्योतिर्लिंग निकाल देना। इतने लोगों की भावनाओं को इकट्ठा करना एक दिव्य शक्ति के ऊपर, वो आसान बात नहीं होती। उसके पीछे इसका मतलब कोई ना कोई इतिहास है। जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो, आपने ब्रह्मोती के बारे में दिखाया, आपने बबौर साहब के बारे में दिखाया, आप और भी हिंदू मंदिरों का दिखाते रहते हो, तो उसके अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? सर इन्फॉर्मेशन आप भी ले सकते हो वहाँ पे जाके। हर मंदिर के बाहर चले जाओ, वहाँ पे हिस्ट्री लिखी होती है उस मंदिर की। बट थिंक इज़ दैट कि हमारा उस बोर्ड के ऊपर आज तक कभी ध्यान ही नहीं गया। हमारा ध्यान होता है फोटोज़ रील्स क्रिएट करने के ऊपर। हम जाते हैं अपना शो वहाँ पे घूमने के लिए। मंदिर की हिस्ट्री में कोई नॉलेज नहीं है आज के यूथ का। मंदिर से क्या वहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं, क्या मंदिर की हिस्ट्री है, किसी का कोई वहाँ पे नॉलेज नहीं है। आपको वहाँ पे मंदिर के पुजारी से आप बात करो, वो आपको बहुत फैक्ट बता देंगे उस मंदिर के बारे में। आप लोकल लोगों से वहाँ पे बात करो जो हज़ारों सालों से वहीं पे रह रहे हैं, जिन्होंने उस मंदिर को झोंपड़ी से मंदिर बनते हुए देखा है, वो लोग आपको लाखों उस मंदिर के बारे में फैक्ट बता देंगे। अगर कोई बात ऑथेंटिक नहीं होती तो हम उस वीडियो को डालते नहीं हैं। एक बार हम गए थे कीर्तपुर के पास ही कोई जगह पड़ती है, वहाँ पे हमने शूट कर लिया सारा, तो हमें उस चीज़ की मतलब हिस्ट्री नहीं पता चली। तो हमने बात करने बैठ गए कि भाई बताओ, हमें 2 घंटे तक हम वहाँ पे वेट करते रहे, बट हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता चली। वो आज भी डाटा मेरे पास वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, मैंने वो अपलोड नहीं किया। मैं वैसे कुछ भी हिस्ट्री बना के डाल देता वहाँ की, बट नहीं, अगर कोई चीज़ ऑथेंटिक है, हाँ कि लगता है कि यार ये आज के यूथ को पता होनी चाहिए, तब हम डालते हैं। अदरवाइज वो चीज़ मैं पोस्ट नहीं करता। अब बहुत ऐसे डाटा है वहाँ पे, मैं गया हूँ, हिस्ट्री पता चली है, नॉर्मल हिस्ट्री लगती है, वो डालते ही नहीं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिले उस चीज़ से तब हम उस चीज़ को डालते। इसी वजह से मैंने अपने चैनल का नाम भी प्राइम टाइम रखा है। कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो न्यूज़ चैनल है, बट नहीं, प्राइम टाइम का मतलब है क्वालिटी टाइम। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर 4 मिनट की वीडियो देख रहे हो तो आपको वहाँ से कुछ क्वालिटी मिले, क्वालिटी कंटेंट मिले कि आपको वहाँ से कुछ सीख के जाओ। आपको ये ना लिखे कि यार टाइटल कुछ लगाया, अंदर बंदा बोल कुछ रहा है, नहीं। तो इस वजह से मैंने मतलब बहुत जो भी कुछ रखा सोच समझ के सब कुछ अपने चैनल को क्रिएट किया था। जब ये इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हो और उसको वीडियो को डालते हो, कभी ऐसा भी हो कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी उस चीज़ के ऊपर? कंट्रोवर्सी तो नहीं क्रिएट हुई, हाँ, बट हो जाता है कभी कभी कुछ गलत बोल हो जाता है हमारे से भी, है ना, कि थोड़ा सा न्यू माइंड में रहता है। जैसे वहाँ पे कुछ बता रहे हैं तो कुछ गलत लीक हो गया, तो उस वजह से नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आते हैं। वैसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कमेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, वैसे नहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। कि ऐसा हो कि कभी किसी ने ऑब्जेक्ट किया हो या किसी ने बोला हो कि ये हिस्ट्री बता दो इसके अंदर? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अभी तक आपने जितने भी मंदिर विजिट किए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, मुझे कोई ऐसी 3 जगह बताओ जो आपको लगता है कि हर किसी को विजिट की हुई होनी चाहिए, अगर वो नंगल, हिमाचल या उन्ना में कहीं पे आसपास रह रहा है तो। सर सबसे पहले मैं इसमें कोट करूंगा आपको, हिमाचल भाखड़ा के पास समतैन गांव पड़ता है, वहाँ पे ठाकुर द्वारा जी का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है। वो संबत 1364 का है। ओके। तो आप आज 2100 संबत चल रही है, 1300 संबत का वो मंदिर है, 800 साल पुराना, और लगा लो आप कितना साल पुराना। मतलब उस मंदिर का इतिहास है, ठाकुर जी की वो शालीग्राम जी की वो मूर्ति, वो स्वयं धरती से पैदा हुई है। वहाँ पे फैमिली रहती थी, उनको माता जी बहुत अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। तो उनकी माता जी ना मतलब भगवान को बहुत मानती थी। उनको सपना आता था रात को कि आपने इस झोंपड़ी को यहाँ से शिफ्ट कर लो, मैंने यहाँ पे जन्म लेना है। तो उसने अपने बेटे को बताया, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। तो रात को बताते कि तूफान आया, उनकी झोपड़ी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई। तो सुबह जैसे उन्होंने उठ के देखा, बांस के नीचे से वो जो पिंडी है वो निकली है वहाँ पे, और शंख था साथ में, एक और चीज़ थी, तो वो निकली। उस टाइम पे थी वो गोल्डन कलर की। तो फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे वो आज ब्लैक कलर की पिंडी हो गई है। तो बताया जाता है कि अगर कभी वो रूठ जाएं शालीग्राम जी तो वो गायब हो जाते हैं। अभी 20 साल पहली बात है, रात को जन्माष्टमी का उपलक्ष्य था, तो लोग कीर्तन कर रहे हैं, 12 बजे उन्होंने जैसे झूला खोला, बीच में पिंडी नहीं है। उन्होंने गांव वालों को लगा कि यहाँ कुछ क्रोपी हो गया, हमसे कुछ भूल हो गया। तो फिर सारे लोग बैठे रात को कीर्तन वगैरह करते रहे, 1-2 बजे तक भगवान की बड़ी पूजा की। तो पटाखों के डब्बे में से पिंडी मिली वो। तो उससे पहले बताया जाता है कि कभी पेड़ के ऊपर से पिंडी मिलती थी, कभी कहीं से पिंडी मिलती थी।
तो उनके बारे में, उस मंदिर के बारे में एक और फैक्ट है, उन शालिग्राम जी की 5वीं शादी हुई है 2000 में। मंडी के ऊपर गांव है, वहाँ के तुलसी माता है, उनसे उनकी शादी हुई है। और बताते हैं कि आज भी बहुत रिश्ते आते हैं उनके लिए, बट आज तक शादी नहीं हुई उनकी, क्योंकि उनकी मर्जी नहीं है। 2000 या 1999 में उनकी शादी हुई है लास्ट टाइम। तो उस मंदिर के भवन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शालिग्राम जी तो पैदा हो गए वहाँ पे, तो मंदिर भी बनाना था उन्होंने अपने लिए, रहना भी था उनको, बरसात आती थी, सब कुछ आता था। तब उन्होंने, रानी थी वहाँ की उस टाइम पे, तो उसको सपने में आते थे शालिग्राम जी की, मेरा मंदिर बनवा यहाँ पे बैठ के, तू कर क्या रही है। उसने अगले दिन घोड़े भेजे, अपनी सेना भेजी पूरी, जैसे जैसे सपने में बताया था। वो लोग पहुँच गए स्वामीपुर में, रास्ता भटक के वहाँ पे मंदिर बना के चले गए वो। अगले दिन फिर रानी को कि मैं तो वहाँ पे भाई ऐसे धूप में बैठा हूँ, बारिश पड़ रही है, तू मंदिर आज अभी तक क्यों नहीं बनवाने आई। रानी ने फिर अपने सारे सेनादार बुलाए कि भाई आप कहाँ पे गए थे मंदिर बनाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम गए थे, तो स्वामीपुर में मंदिर बना के आ गए। कहते नहीं जाओ, दोबारा गलत जगह पे बना के आओ। वो दूसरी बार फिर जाते हैं, वो बरमला में मंदिर जाके बना कर आ जाते हैं, वहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है। तीसरी बार फिर सपना आता है कि तूने आना है यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए या नहीं। तो तीसरी बार रानी खुद आई थी उस मंदिर में, वहाँ बैठ के रानी ने खुद उस मंदिर का निर्माण करवाया था। आप देखना, जहाँ के आज भी छोटा सा मंदिर है, 2 लोग अंदर बैठ सकते हैं। अभी रिकंस्ट्रक्शन उन्होंने दोबारा सारे मंदिर की करवाई, बट उस मंदिर को उन्होंने नहीं छेड़ा। और उस मंदिर में आप देखो, ऐसा मैं हैरान हो गया उस मंदिर को देख के, दरवाजे बिना कब्जे के लगे हुए हैं वहाँ पे। दरवाजे तो लगे हुए हैं बट कब्जा नहीं है उनको। क्या टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, क्या था, वो सोचने वाली बात है। एक तो ये मंदिर हमारे इस एरिया का है, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे, सबसे बड़ा हिमाचल गवर्नमेंट का फेलियर, उस मंदिर को आज तक रास्ता नहीं है। अगर आप बरसात के मौसम में चाहोगे वहाँ जाना, नहीं जा पाओगे। आधे पाँव तक मिट्टी है वहाँ पे, कच्चा रोड है, इतना गाढ़ा हो जाता है, आप मंदिर तक पहुँच ही नहीं पाओगे। इतना प्राचीन मंदिर है। गाँव वालों से हमने पूछा कि आप भाई MLA आप यहाँ पे चुनते हो हर बार, तो आपने क्यों नहीं बनवाया। कहते बोला है हमने, एप्लीकेशन हर साल भेजते हैं, आज तो कोई रिप्लाई ही नहीं है उस चीज़ का। इतना प्राचीन मंदिर होने के बाद भी हमारे लोग भी चुप है वहाँ पे, ना कोई वहाँ पे धरना लगा रहा है कि मंदिर बनाओ, मंदिर के लिए रास्ता बनाओ, ना कुछ। वो लोग सफ़र कर रहे हैं, आदत पड़ चुकी है उनको। मेडिकल सिचुएशन आ जाए रात को, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास रात को। जो बैद बूद है लोकल, वो है, जान बच गई तो बच गई, नहीं तो ठीक है। ये नहीं है कि कोई अनडेवलप एरिया में है, नंगल के साथ में बिल्कुल वहाँ से 5-10 किलोमीटर का रास्ता है, बट उस मंदिर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और दूसरी जगह मैं सर आपको बताना चाहूँगा, नवल जी मंदिर नंगल में, नवल जी कुटिया मंदिर है, उसके साथ में बना हुआ है इंडोर स्टेडियम है। और एज ऑफ माई नॉलेज कि यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक कोई भी आपको रुद्राक्ष का पेड़ नहीं मिलेगा। और नंगल में वहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ पे एक बार NFL के एम्प्लॉइज़ साफ़ सफाई करने के लिए गए थे, जब इंडोर स्टेडियम बन रहा था, तो उन्होंने वहाँ से रुद्राक्ष के पेड़ कलेक्ट किए, रुद्राक्ष वहाँ से गिरे हुए कलेक्ट किए। तो एक वहाँ वो भी मंदिर आपको देखना चाहिए कि रुद्राक्ष के पेड़, बताया जाता है कि अमृत गिरा था तब जाके रुद्राक्ष का पेड़ पैदा होता है। तो फिर इस एरिया में रुद्राक्ष का पेड़ कैसे पैदा हो गया, तो वो भी एक सोचने वाली बात है। और तीसरी चीज़ सर मैं आपको बताऊंगा, MP की कोठी नंगल में मैदा माजरा गांव है, वहाँ पे घराट चल रहा है। आज़ादी से पहले का घराट चल रहा है। घराट मतलब नदी आ रही है पीछे से, वहाँ से उन्होंने पानी को कट किया हुआ है, और वो पानी ना चक्की है, उसके नीचे प्रोपेलर लगा हुआ है, पानी का प्रेशर चल रहा है, उससे चक्की घूम रही है उसके ऊपर। आप नॉर्मल चक्की में जाओगे तो वहाँ पे आपको आटा गर्म मिलेगा, पर वो ठंडा आटा है, आप हाथ लगाओ आटा ठंडा है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा है। दूसरी नॉर्मल चक्कियों में जिसमें हम आटा खा रहे हैं उसकी तो गर्म होकर न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है, बट उस आटे की न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा है, आप खाओगे, आपको अगर आपने फुल्का रखा हुआ है ना, आप रात 4-5 घंटे के बाद भी खाओगे, वैसे का वैसा सॉफ्ट रहेगा। दूसरे का आटा आप देखोगे वो हार्ड हो जाता है। और ये चीज़ आपको अपर हिमाचल या अपर उत्तराखंड साइड चले जाओ, वहाँ पे देखने को मिलती है, बट नंगल में ये चीज़ मौजूद है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। और आज भी उनकी 5th या 6th जनरेशन है जो उस चीज़ को आगे अपने बिजनेस को कैरी कर रही है। आपने एक बात बोली ना कि वहाँ पे मूर्ति प्रकट हुई थी। अब इसको कई लोग जो है ना वो अनसाइंटिफिक मांगते हैं कि ऐसे कैसे निकल आई है, ठीक है। वो मैंने उसके अंदर एक बड़ा अच्छा ना फैक्ट सुना है किसी के मुंह से। वो कहते हैं कि ये कई ऐसे मंदिर भी थे हिमाचल के अंदर या और जगहों के अंदर जो विद टाइम, या फिर जब मुगल इन्वेजन्स हुई, या फिर हमारे इतिहास के अंदर इतना कुछ हुआ है, तो धरती में समा गए थे। मान लो अर्थक्वेक आया, धरती में समा गए, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे सिविलाइजेशंस आगे बढ़ती गई, खुदाई होती गई, अब वो मंदिर वहां से वापस बाहर निकलने शुरू हुए हैं। तो ये एक अलग से फैक्ट आ जाता है कि हमारी जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है, कि कितने मंदिर पहले बने पड़े थे जो अंदर दब गए थे, वो आज के टाइम पे बाहर निकल के भी आ रहे हैं। तो वो भी एक बात है जो लोगों को सोचनी चाहिए कि
मूर्ति उभरने का मतलब ये भी होता है कि वहां पे पहले भी बहुत पहले कभी एक मैं मंदिर आपकी होते बात थे। से ठीक मानता हूँ, मैं आपकी बात से कि वो पहले की सिविलाइजेशन से दब गए थे। हाँ। तो आपने देखा होगा कई मंदिरों में, अब सोमेश्वर महादेव मंदिर आप देख लो, ज़्यादा दूर नहीं जाता मैं, सपना आया था रात को कि यहाँ पे 4 शिवलिंग है, उनको तू निकाल, और उसने बंदे ने वहाँ पे खुदाई की, पेड़ के नीचे वो 4 शिवलिंग निकले हैं। तो अगर सिविलाइजेशन के पहले से दबे हुए हैं तो फिर सपना कैसे आ गया उस इंसान को? ये जितनी जगह आपने बताई है ना, इनको मैं विजिट करके देखूंगा और आई विल ट्राई कि मेरे सारे व्यूअर्स उस जगह को एक बारी देखें। एज अ कंटेंट क्रिएटर और क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब आप ये कंटेंट क्रिएट करने लगते हो? सर कंटेंट क्रिएशन देखने में बहुत अच्छा लगता है कि फेम है, नेम है, ठीक है, आपको लोग जान रहे हैं, बट इसके पीछे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। आपका मन है क्रिएट करने का, बट आपको करना पड़ेगा। आपका मूड कैसा भी है, हर टाइम आपको हैप्पी फेस अपना दिखाना ही पड़ेगा वीडियोस में, चाहे आपकी लाइफ में कुछ मर्जी लंका लगी पड़ी है चाहे, बट आपको हमेशा अपना हैप्पी फेस दिखाना पड़ेगा। अगर आप ही अपना मोराल डाउन कर रहे हो क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप लो फील करें तो आपके रिएक्शन भी वैसे आएंगे। और बहुत चीज़ें अगर आपने कंटेंट में कुछ ऐसा डाल दिया तो उससे वोलेशन भी आपके एरिया में हो सकता है। तो बहुत चीज़ें हैं जिसको सोच समझ के मतलब इस फील्ड में करना पड़ता है। हमने अपनी जब लास्ट पॉडकास्ट की थी ना, तो उस पॉडकास्ट को जब मेरे कुछ फ्रेंड्स ने देखा ना, जो बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे को बोलते यू आर लुकिंग टायर्ड, रेस्ट ले लो थोड़ी सी। मैंने कहा रेस्ट ले नहीं सकते, कंटेंट अपने को क्रिएट करना ही पड़ता है, उसके लिए हमारे पास कोई रेस्ट नहीं है, वी हैव टू डू इट। ठीक है। आपने भगौर साहब की वीडियोस डाली थी वहाँ पे, भगौर साहब के साथ 2 किस्से हैं जो निकल के आते हैं, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को पता चले। एक किस्सा है पांडवों से रिलेटेड है, थोड़ा सा प्राचीन है, मैं चाहता हूँ एक तो उसके बारे में बताओ। दूसरा किस्सा है जो हमारी रीसेंट मेमोरी में बहुत लोगों को नहीं पता, मुझे पता है उसके बारे में। वहाँ पे एक नाव थी जो 1985 के टाइम में डूबी थी और कुछ बच्चों की वहाँ पे डेथ हुई थी, और उससे रिलेटेड एक किस्सा है, मुझे थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। सबसे पहले पांडवों से स्टार्ट करते हैं। बताया जाता है कि अज्ञातवास में पांडव उस एरिया में आकर रुके थे, तो वो गोटे खेलते थे। गोटे जैसे आज लूडो की डाइस है ना, तो वहाँ पे एक पत्थर है बहुत बड़ा, आप उसका आकार जाके देख सकते हो कि नॉर्मल इंसान उसको नहीं उठा सकता। तो पांडवों का रियल में साइज कितना बड़ा होगा, उनके लिए नॉर्मल गोटियाँ थी वो। और ऐसी 5 गोटियाँ हैं, एक भगोर घाट में पड़ी हुई है, एक पानी के बीच में, एक सदाशिव में, और एक कुरुक्षेत्र में है वो घाटी। तो उसका मतलब बहुत प्राचीन घाटी है वो, बट आज तक लोगों ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ना ही किसी ने उसको उसको क्या कहते दोबारा से उसको रिक्रिएट करे कि लोगों को पता चल सके उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो अभी 7 मंथ पहले वहाँ पे कमेटी बनी है, शिवपुरी विकास समिति, तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया, उसके ऊपर बोर्ड्स वगैरह लगाए, उसको फिर से कवर किया। पहले तो कुत्ते घूम रहे थे उसके ऊपर, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो ताकि सनातन को हम दोबारा से लोगों को उसकी हिस्ट्री के बारे में बता सके। तो एक और फैक्ट बताता हूँ उसके बारे में, वहाँ पे 52 गाँव का कॉमन शमशान घाट है जो भगौर साहिब घाट है, पर इतनी ज़्यादा वैल्यू मान्यता है उसकी। और आज के टाइम में भी 18 से 19 गाँव वहाँ पे पहुँचते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, वहाँ पे जैसे किसी की यंग एज में मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा कहते भटकती थी कि जब तक उसकी रियल डेथ ना हो, तो वो आत्माएं गांव में चढ़ना शुरू कर देती थी पहले के टाइम में। तो लोगों को तंग करते थे, जैसे कोई नंगल के टाइम से आ रहा है, अब तो चलो NFL की वजह से डेवलप हो चुका है, लाइटें लग चुकी हैं, तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। रोड के ऊपर लोग साइकिल के ऊपर आते थे, जैसे कोई फॉरेन से आया, उसको क्या पता कि गाँव में किसकी डेथ हुई है, तो वो इंसान उसके साथ चलते बातें करते आते शुरू हो जाते थे वहाँ से चलते चलते। तो बातें करते आते तो गांव में आके बताते थे वो घर पे कि हाँ ऐसे ऐसे वो मिला था मेरे को, ऐसे बातें कर रहा था। तो गांव वाले बताते थे कि उसको मरे हुए तो 8 मंथ हो गए, तेरे को कहाँ से मिल गया। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होने लग पड़े थे। तो फिर गांव वालों ने मिलके एक गुरुजी को बुलाया वहाँ पे, फिर उन्होंने उस शमशान घाट को कील दिया वहाँ पे। तो उस टाइम के बाद वो जो डेड बॉडीज़ है वहाँ पे रहती हैं, वो गाँव में नहीं चढ़ती। तो उसके बाद आपने दूसरा इंसिडेंट बताया था जो बोट डूबी थी, लुधियाना का इंसिडेंट था। लुधियाना का स्कूल से बच्चे आए थे, 70-80 बच्चे आए थे 1985 के टाइम में। तो उस टाइम पे जो गाँव किश्ती चलाता था, बोट चलाता था, जो मलाह था, उसका नाम था उदो। उसने बंदे ने लालच किया, एक बोट की कैपेसिटी होती है 40 से 45 बच्चे बिठाने की, उसने 60-70 बच्चे बिठा लिए। तो जैसे पानी में लेकर गए बच्चे, अब पता है आपको कि हल्ला करते हैं ना, एंजॉय करते हैं, तो वो बोट अनबैलेंस होगी तो वो डूब गई। तो वहाँ पे जैसे लोग थे उन्होंने आधे बच्चे तो बचा लिए, आधे बच्चे वहाँ पे डूब गए।
तो रात को 8, 9, 10, 11 बजे के बाद वहाँ पे बाजें बननी शुरू हो जाती थी, ऊधो ऊधो, बचाओ बचाओ, ऊधो ऊधो, ऐसे होती थी। तो वहाँ पे ना दरिया के साथ में एक पिपल बना हुआ है, वहाँ पे रात को बहुत लोगों ने आग जलती हुई देखी है। मैंने खुद देखी हुई वो आग जलती हुई, वहाँ पे रात को आग जलती थी। वहाँ पे कभी नाचने की आ रही है आवाज़, कभी कुछ। आपने चाला सुना होगा कि भूतों का चाला चलता है, वो भी वहाँ से आता था, पिपल में जाता था। पिपल से रात को 2-3 बजे वो चाला वहाँ से जाता था। बड़े लोग परेशान हुए कि ये तो जीना लोगों का हो गया मुश्किल। वहाँ पे रात को 12-1 बजे बाहर निकलो, आवाजें पीछे से, डरते लोग जाते नहीं थे। उन्होंने फिर उन गुरुजी को बुलाया, उन्होंने फिर वहाँ पे आके पूजा पाठ किया, उस जगह को फिर से कीला। उस दिन के बाद फिर से वो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई वहाँ पे। पर सिर्फ आवाजें आती थी, ऐसी कोई अनटूवर्ड हरकत तो नहीं हुई? कुछ नहीं, बस आवाजें आती थी। नहीं, आवाजें आती थी बस। भभोर साहब के अंदर एक रामलीला होती है, उसके बारे में एक किंवदंती है, जिसके अंदर कहते हैं कि जब रामलीला होती है तो एक प्रसंग आता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे। और वो प्रसंग क्या है वो आप अपने मुंह से बताओ, वो ज़्यादा बेटर है। तो सर बताते हैं कि बचपन से ना वो मूर्छा देखते आ रहे थे कि वो मूर्छा असल में पड़ती है। तो हमें तो लगता था कि शायद असली में ये पड़ती है, तो हमने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू की कि चलो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप कह रहे हो कि जो मूर्छा एक एक्टर को आनी चाहिए वो असल में आ जाती है उसको? असल में उसको आ जाती है, उस एक्टर को असली में मूर्छा आ जाती है। फिर वहाँ पे भगवान का नाम चैंट करना पड़ता है, उसके मुंह के ऊपर घी डालना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इवन कि कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन में हमने देखी है डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। शरीर, बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है, एक तरह का मृत्यु तुल्य कष्ट बोलते हैं उसको, कि एक तरह की मौत आ जाती है उस एक्टर को ना, एकदम बॉडी ठंडी उसकी पूरी, एक्टर बीपी डाउन हो जाता है, सब कुछ होता है। तो इस बार हमने सोचा, पिछले साल हमने सोचा कि चलो इस बार रिसर्च करके देखते कि ऐसा क्या होता है, क्या इसके पीछे कारण है। तो सबसे पहले कारण है कि एक दिन पहले रामलीला को जो एक्टर होते हैं, राम भगवान का जो रोल कर रहा है, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ये और मेघनाथ, ये 4 लोग हैं। ये लोग ब्रह्मोती में जाकर वनवास काटते हैं। अच्छा। एक दिन पहले वे ब्रह्मोती में चले जाएंगे, शाम को 12-1 बजे रामलीला खत्म होती है। उस दिन से ये निर्जला उपवास रखते हैं, कुछ नहीं खाना, सिर्फ फल खाना है इन्होंने और पानी पीना है। और वहाँ पे जाके इन्होंने नीचे सोना है, नीचे घास का बनाते हैं, वहाँ पे गद्दे डाल के नीचे सोना है। और मेघनाथ को उनके साथ नहीं रखा जाता, उनको अलग, उसी दिन से अलग कर दिया जाता है। और सारा दिन वहाँ पे रहते हैं। एक तो वो कारण हो सकता है कि भूखे रह रहे हैं सारा दिन से, ठीक है। उसके बाद शाम को उनकी पूजा होती है वहाँ पे, फिर वहाँ पे उनको ब्रह्मोती में नहलाया जाता है, नहलाने के बाद उनकी पूजा होती है। फिर सीधा एक्टर है जो स्टेज के ऊपर ही मिलेंगे अपना मेकअप करके, और बेहोशी उनको पहले ही आनी शुरू हो जाती है। बट जैसे ही बर्शी लगती है उसी टाइम वो बेहोश हो जाते हैं, एकदम उनकी बॉडी बांस जैसी हो जाती है, उनकी बांस होता है ना जैसे, ऐसी अकड़ जाती है उनकी बॉडी। फिर कभी कभी तो डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं, घी डालना पड़ता है उनके मुंह में, बहुत कुछ उस टाइम पे करना पड़ता है। मतलब होता वो 10-15 सेकंड का सारा। पर सिर्फ होता सिर्फ लक्ष्मण जी के साथ? लक्ष्मण जी के साथ, और किसी के साथ नहीं। व्रत सारों ने रखा हुआ है, बट होता सिर्फ लक्ष्मण जी के साथ। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे पहले कभी हिस्टोरिकली किसी एक के साथ हो गया, अब उनको लगता है कि लोग ज्यादा आते हैं? नहीं, खुद देखा है मैंने, इस बार जाके खुद देखा है, खुद टच किया है मैंने। हाँ, मैंने वीडियो पूरी डाली हुई, आप देख सकते हो, ठंडी हो जाती है पूरी बॉडी वो। और वीडियोस के ऊपर कमेंट आया कि महतपुर में जो दशहरा होता है वहाँ पे भी लक्ष्मण जी को मूर्छा आती है, यहाँ चिताड़ा में होती है लक्ष्मण जी, कहते हैं हमारे लक्ष्मण जी के भी वहाँ पे आती है मूर्छा। ऐसा तो नहीं हो गया कि कहीं कहानियां चलनी शुरू होगी तो ये लोग पहले से जो लक्ष्मण जी चूज करते हैं उनकी मेडिकल कंडीशन रख देते हैं? कुछ नहीं पता चला, बट होता है ये, मैं बोलता हूँ कि हाँ होता है वहाँ पे, तो देखना पड़ेगा, वे होता है वहाँ पे। बट अब पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि पहले तो मेरे को लगता था कि सिर्फ भभोर साहिब की रामलीला में होता है, बट जैसे वीडियो मैंने पब्लिक की वहाँ पे पता नहीं कहाँ से कमेंट आने लग पड़े, यूपी तक के कमेंट आ रहे कि हमारी रामलीला में आ पाओ, यहाँ पे भी ऐसा होता है, चिताड़ा में आया। मैंने आज तक नहीं सुनी ये बात कभी। ये होता है, देखा तो आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि ये चीज होती है कि नहीं होती है। ये होती है, कुछ तो एनर्जी है, बट ये नहीं पता वही चीज सारी रामलीला में हो रही है, कैसे पॉसिबल है। एक बताया जाता है इसके पीछे कि जितनी सूक्ष्मताई के साथ आप वहाँ पे करते हो, बेल्ट नहीं लेके जानी, दारू पी के नहीं आप स्टेज के ऊपर जाना, धूप ही जाती है उसको, स्टेज को पूरा पूजा पाठ डेली किया जाता है, आरती की जाती है, वो भी रीज़न हो सकता है। एक हेल्थ का ये भी रीज़न हो सकता है कि पिछले रात 12 बजे से उन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ है, फ्रूट्स है, हो सकता है कि उस टाइम पे उनका बीपी डाउन होता हो। बट अपनी समझ के ऊपर है, जैसा हमारा बिलीव है वैसा हम मान सकते हैं, बट होता है रियल में, ये कोई फेक नहीं है। मंदिर दिखाना एक बात है, आप सोशल वर्क भी करते हो जी? किस टाइप का सोशल वर्क? सर हमारा जैसे सोशल वर्क का मेरा किसी से हम फंडिंग नहीं लेते, खुद के ऊपर है, कोई ऐसा एज यूजुअल कोई फिक्स नहीं है कि हमें करना ही करना है, मन है तो करते हैं, नहीं है तो नहीं करते हैं। बट हाँ, जो जानवरों का ट्रीटमेंट है, अगर कोई कॉल आ जाए
तो वो उसी टाइम हम जाते हैं करने के लिए वहाँ पे। वो मेडिसिन पूरी हमारे पास, पूरा ट्रीटमेंट है, डॉक्टर की हमारे पास टीम है पूरी। अगर हमारे लायक हुआ तो हम खुद करते हैं, अगर हमारे से हमें देख रहा है कि ये नहीं हमसे नहीं होगा तो हम डॉक्टर को कॉल करते हैं, वो आते हैं, पूरा चेक करते हैं उसको, जितना बचाने की कोशिश हम जानवरों को बचाते हैं। तो इससे पहले हमने एक सोशल वर्क किया था टैप्स का। टैप्स हमने सारे नंगल एरिया में चेंज करवाई थी जो लीक करती थी, तो किसी से हमने फंडिंग नहीं ली, खुद उसके बारे में सारा किया। तो जो भी मतलब प्रमोशन से पैसा मेरे को मिलता है वो हम इसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं। तो एक बार रोड के ऊपर था, वो मेन पॉइंट था वहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट्स को भी बोल लिया, सबको बोल लिया, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो फिर खुद हमने 3-4 सीमेंट की बोरी लेके उन खड्डों को वहाँ पे फिल करवाया था, ताकि कोई ऐसी कल को इंसिडेंट ना हो कि किसी की जान माल का नुकसान हो वहाँ पे। मेरे को आपके सोशल वर्क के बारे में तब पता चला था जब मैंने वो ईगल वाली वीडियो देखी थी। तो वो क्या किस्सा था? वो ईगल वाला किस्सा था, मैं सुबह को जैसे फ्री हुआ तो कॉल आई मेरे को कि ना ऐसे बाज है कि यहाँ पे उड़ के आया है, कुत्ते खा रहे हैं इसको, कि ना ये कुत्ते खा लेंगे अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो मैं गया देखने के लिए, तो पंख उसका कटा हुआ था, पतंगों की डोर के वजह से उसका पंख कट गया था, वो चल फिर नहीं रहा था। तो वहाँ पे किसी ने अपने रूम के अंदर ही रखा था। तो फिर गए, हमने सारा ट्रीटमेंट वगैरह किया उसका। तो कहते कि हम ना इसको पाल लेंगे, कि हम देंगे नहीं किसी को। तो मैंने वीडियो डाली, तो जिनका था उन तक वो वीडियो पहुंच गई। तो वो कॉल आई, मेरे को मैसेज आया कि भैया कहाँ पे है ये ईगल। मैंने बताया सारे एड्रेस में कि ऐसे ऐसे है। तो मैं कहा मैं कैसे बताऊं कि आपको कि ये आपका है? कहते हमारे पास फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं उसकी। मैं कहा चलो भेजो फिर। तो उन्होंने फ़ोटोज़ भेजी। कहते पिछले 15-20 दिन से हम ढूंढ रहे थे इसको, हमें तो लगा कि जानवर बिल्ली कुत्ते वगैरह खा गए होंगे, पर चलो हमें मिल गया। तो ऐसे भी एडवांटेज है कि किसी का गुमा हुआ बाज था, एक तो ट्रीटमेंट मिल गया उसको, और उनका बाज उनको दोबारा से मिल गया। सोशल मीडिया का ये बहुत सोशल मीडिया का फ़ायदा होता है। कभी ऐसा लगा है कि यार सोशल मीडिया के थ्रू हमने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ा हो? ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? सर इम्पैक्ट सोशल मीडिया से ये हुआ कि जो जानवरों का पहले हार्म होते थे ज़्यादा जानवर, जैसे खेतों में अब गैयाँ, कनक का सीज़न होता है, गैयाँ चल जाती हैं, तो लोग बर्छी वगैरह मारते थे, तो हमसे नहीं देखा जाता। एक बार मैंने वीडियो डाली थी, वो गाय थी, रो रही थी, उसके आंखों में से आंसू आ रहे थे। वीडियो में मैंने पूरा बताया, वो आंखों में से उसके आंसू आ रहे, मतलब वो सीन नहीं देखा गया था। उस दिन बहुत हम बोले, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो डाली हमने। उस दिन के बाद इस चीज़ का इम्पैक्ट है, हमने FIR भी करवाई, हमने पुलिस के साथ भी कॉन्टैक्ट किए, हमारे DSP थे पहले, उनके साथ भी मेरा कॉन्टैक्ट था। वो बोलते थे कि अगर कभी भी कुछ पता चले तो आप कॉल करो, हम कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। तो मतलब बहुत लिंक्स भी क्रिएट हुए इसके थ्रू, इसका इम्पैक्ट भी पड़ा। जैसे लोगों के पास आज बच्चे के पास फ़ोन है, वो देख रहे हैं इसके ऊपर इम्पैक्ट है, डर पड़ रहा है उनके अंदर कि यार नहीं ऐसा नहीं करेंगे, वो प्यार से आज उनको बाहर निकाल रहे हैं खेतों से। तो उससे बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। नहीं तो मंथ में हमें 5-5, 6-6 ऐसे केस देखने को मिलते थे, आज यूजुअली मंथ में एक आधा केस देखने को मिलता है ऐसा, वो भी जो एक्सीडेंट हुआ है या खुद जानवर किसी से खुद घायल हुआ है, कोई ह्यूमन द्वारा किसी को मारे द्वारा, वो नहीं मिलता हमें। अभिषेक, बात करके बहुत मज़ा आया। अब जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। ठीक। मंदिर भी कवर कर लिए, सनातन धर्म भी कवर कर लिया, ठीक है, लाइफ भी सुलझ गई, सोशल वर्क भी हो रहा है, अब पॉलिटिक्स में कब जाना है? सर पॉलिटिक्स का हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोगों को ये लगता है मेरे बारे में कि ना ये बंदा पॉलिटिक्स में जाएगा क्योंकि इतना एक्टिव है एरिया में, ठीक है, सब कुछ कर रहा है, ये बंदे का पॉलिटिक्स में है। ज़्यादा नहीं, MLA का तो ये बन नहीं सकता, MLA का कैंडिडेट है। इवन कि मेरे रिलेटिव्स तक बोलते हैं कि यार सही है, तेरा प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो रहा है, MLA का इलेक्शन तो आराम से जीत जाएगा। बट मेरा इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। मैं कर रहा हूँ अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। सोशल वर्क का मेरा मन करता है, लग रहा है डिसअपॉइंटेड हूँ, सोशल वर्क की तरफ निकल जाता हूँ। मन करता है कि यार आज थोड़ा सा लो फील हो रहा है, चलो मंदिरों में जाकर वहाँ की एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। एज़ यूजुअल मेरा ऐसा कोई इस तरफ इंटरेस्ट नहीं है। और पॉलिटिक्स को सबसे गंदी गेम है, ना ही मेरा इसमें बिलीव है। बने बनाए घरों को तोड़ देती है पॉलिटिक्स। ऐसी गंदी है पर ज़रूरी है। ज़रूरी तो है, बट गुड पॉलिटिक्स ज़रूरी है, बट जो आज के कल के टाइम में चल रहा है वो पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। गुड और पॉलिटिक्स को साथ में कैसे जोड़ोगे? सर मतलब कि आप ईमानदारी से काम करो। अगर किसी चीज़ कुछ गलत है आप उसको गलत बोलो, बट आज के टाइम में क्या करते हैं, दोनों पार्टी को रखते हैं, उसको कुछ बोल दिया, उसको कुछ बोल दिया। अब आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। दैट इज व्हाई आई सेड ना, गुड और पॉलिटिक्स को साथ में रखोगे कैसे? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि कैसे दोनों को रखा जाता है। एक घर के बाहर ताला लगा हुआ था, लड़ाई होगी उनकी। एक गया सरपंच के पास कि सर ताला लगा हुआ है वहाँ पे, मेरे को तोड़ने नहीं दे रहा, जा तू तोड़ जाके, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं करूँगा। दूसरा बंदा भी उसके पास पहुँच गया कि तो ताला तोड़ते, रुक तू अभी, मैं पुलिस को फ़ोन करके बुलाता हूँ। उसको भी हाथ में रख लिया, उसको भी अंदर करवा दिया। ये नहीं ना करो आप। अगर जो बंदा सही है तो उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। बट वोटिंग की राजनीति चल रही है कि
अगर आप बने हो तो 5 साल के लिए बनो कि हाँ 5 साल के लिए बनना है, बट मेरे को ईमानदारी से करना है, फिर मैं दोबारा वापस आऊँ चाहे ना आऊँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट एक बार सच का सामना करना है, मेरे को सच बताना है, जो सच है वो बोलना है। ये नहीं कि दोगली राजनीति करनी है, उसको भी हाथ में रख ले, उसको भी हाथ में रख ले, नहीं। एनीवेज मैं एक बात बताता हूँ आपको, पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जो आप जहाँ पे भी होगे आपकी लाइफ में होगी। आप घर में होगे तो पॉलिटिक्स है, आप गांव में हो तब पॉलिटिक्स है, आप वार्ड के अंदर हो तब पॉलिटिक्स है। सो ये हमेशा रहने वाली है। बट एक चीज़ है, और मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलूँगा, कभी थोड़ा सा सोशल वर्क करके देखना, आपको पता चलेगा जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो और करने का दिल करता होता है उसके अंदर, आपको खुद को अच्छा फील होता है उस चीज़ के अंदर कि मैं कुछ अच्छा करके आया हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, ट्राई करके देखना। बट मैं एक चीज़ और बोलता हूँ आपको कि जैसे आपने बोला कि किसी के लिए अच्छा करके देखना आपको और अच्छा होगा। आज का मोस्ट ऑफ द यूथ 3 में से 4 बच्चे या तो डिप्रेशन का शिकार है या किसी चीज़ के एडिक्टेड है। जिस चीज़ से मैं निकला हूँ ना, जिस फेज से मैं निकला हूँ, उस चीज़ में बच्चों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बच्चा सुसाइड करेगा या किसी नशे का एडिक्ट होगा। बट मैंने दोनों को नहीं चूज़ किया, मैंने इस तीसरा रास्ता निकाला। सोशल वर्क करने जाता था, मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन फील होती थी, एक अच्छा फील होता था मेरे को इस रोड के ऊपर रोज चलने पर। आज आप 7 बजे के बाद किसी भी होटल में चले जाके देखना, यंग लड़के दारू की बोतलें खोली हुई हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। कल को जिनके साथ उनकी शादी होगी, लाइफ तो उनकी खराब है ना। घर वाले तो शादी करवा ही देंगे झूठ सच बोल के कि लड़का ऐसा है, बाद में लाइफ तो उनकी खराब है ना। आज का यूथ का पॉइंट क्या है कि एक फेम गुडविल के पीछे पड़े हुए हैं कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर हमने गाड़ियों के साथ स्टोरी नहीं डाली, या आज के हमने ऐसे हुक्के पीते स्टोरीज नहीं अपलोड की, तो शायद आज की जनरेशन के नहीं है हम। लोग उनको बोलते हैं कि यार ओल्ड स्कूल है, तू क्या किस सोच को लेकर बनाए। तो एक ये ना मिथ लोगों के बच्चों के माइंड में क्रिएट हो चुका है ऐसा, बट ये चीज़ बहुत गलत है। अब आपको बोलता हूँ कि लाइफ का पर्पस क्या है हमारा आने का, ठीक है, हमारा हम लोग किस चीज़ में उलझे हुए हैं। आज मेरे 10 के हो गए, मेरा अगला मोटिव बन चुका है अब कि 100 के करने हैं मेरे को, वो अचीव हो गया, उसके बाद मेरा एक और अचीव हो जाएगा। नॉर्मल लाइफ में ले लो, हम स्कूलिंग में जाते हैं, +2 करनी है, +2 के बाद ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद जॉब लेनी है, जॉब के बाद अब इतनी सैलरी हो जाए, इस पोस्ट पे पहुंच जाओ, इसी चीज़ में हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। बट एक्चुअल लाइफ का मोटिव क्या है हमारा? मोटिव है हमारा भगवान की प्राप्ति। उस पाथ की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। दिन में आप बताओ कितना टाइम निकाल रहे हो उस चीज़ के लिए जो लाइफ में हम करने के लिए आए हैं। ये सब तो एक दिखावा है, दिखावे की दुनिया है। एक टाइम तक रहेगी ये चीज़, आपकी पर्सनैलिटी, आपके पास पैसा, आपके पास नेम है, कुछ है, एक टाइम तक रहेगा। उसके बाद कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा जो आपने अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उनकी तरफ तो हम कमाई कर ही नहीं रहे, हम जाग रहे हैं मटेरियल थिंग्स के पीछे भाग रहे हैं। बट ये चीज़ आज का यूथ नहीं समझ रहा। उनको चाहिए मसाला, कंट्रोवर्सीज यूट्यूब के ऊपर, वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट इस चीज़ की तरफ कोई जा ही नहीं रहा। मोटिव करते हैं। आज मैं अपने आपको एनालिटिक्स बताता हूँ, 30 से ऊपर मेरा लोग वीडियोस देखते हैं, 65 से ऊपर मेरी वीडियोस देखते हैं। सिर्फ 2-3% है जो 18 से लेकर 25 की एज के मेरे कंटेंट देखते हैं। इंटरेस्ट ही नहीं उनको इस चीज़ के ऊपर, क्या दिखा रहा है, ऐसे ही दिखा रहा है। बहुत लाइफ पड़ी हुई है हमारी। 60 के बाद आपको जाकर अकल आएगी, तब आपके घुटने नहीं चल रहे होंगे। 36 तरह की दवाइयाँ आप साथ में कैरी लेकर करोगे उस टाइम पे, फिर आप बोलोगे मेरे को अब अमरनाथ भी जाना है, मेरे को 4 धाम की यात्रा करनी है। आज टाइम मिला है ना, ठीक है, लाइफ भी इंजॉय करो आप, बट उसके साथ उस चीज़ में भी टाइम निकालो ना जो चीज़ आप इस दुनिया में करने के लिए आए हो। बट उस चीज़ की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ठीक है, आई थिंक सोच अच्छी है, पर धीरे धीरे लोगों की चेंज होगी। जिस तरीके का अच्छा कंटेंट निकल के आएगा तो आई थिंक लोग एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करता हूँ। मेरा एक और मोटिव था इसको कंटेंट क्रिएट करने का कि मेरे को सीरियस कंटेंट करना और अपनी फैमिली को इस चीज़ से दूर रखना। मैं नहीं दिखाता अपनी कि मेरे पापा कौन है, मेरी मम्मी कौन है, वो क्या कर रहे हैं घर में। उनको क्या पता कि क्या है यूट्यूब, क्या है सोशल मीडिया। आजकल यूट्यूब पर आप देख सकते हो कि व्यूज़ के लिए अपने मदर फादर को लोग ट्रोल कर रहे हैं। मेरे पापा ने ये कर लिया, उनको क्या पता कि मेरा लड़का क्या कर रहा है। ठीक है, आपको सारी दुनिया देख रही है। उन्होंने आपको पाला पोसा इसलिए तो नहीं ना किया कि आप कल को जाके उनको ही ट्रोल करो। तो एक ये भी मेरा पॉइंट था कि मेरे को इस चीज़ को चेंज करना है, क्योंकि यूट्यूब की फीड्स के आप चेक करो, वही चीज़ें आ रही हैं, वही गाने आ रहे हैं, वही चीज़ें आ रही हैं। जब सारे लोग ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यही चीज़ इंस्टाग्राम प्रमोट करेगा, यही चीज़ यूट्यूब प्रमोट करेंगी, और बच्चे ऑटोमेटिकली यही चीज़ देखेंगे, उनकी माइंड चेंज होगा। अब जैसा हम बोएंगे वैसा बीजेंगे, वैसा ही हम फिर वहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हमें भी एक कंटेंट क्रिएटर अगर हमें भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम अगर कुछ दिखा रहे हैं अपना बेनिफिट ना देखें, उसका ये भी देखें ना उसका सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उस हिसाब से हम अपना कंटेंट है जो क्रिएट करें ताकि वही चीज़ प्रमोट हो, उससे इंस्पायर हो लोग और चीज़ शुरू करें। अब मैं गायों की वीडियोस डालता हूँ,
लोग मेरे को बोलते थे शो ऑफ के लिए कर रहा है, अपने नेम फेम के लिए कर रहा है। हम भी काम करते थे, हमने तो आज तक नहीं डाली थी। आपने भाई नहीं डाली थी तभी आज ये काम हो रहा है। आपने डाला होता, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी अवेयरनेस होती, शायद आज ऐसे जानवर हार्म होने से बच जाते। तो अभी थोड़े दिन पहले इस चीज़ का प्रेमानंद महाराज जी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया था कि अगर आप वीडियोस डालें तो वो कोई पाप नहीं है। आज का टाइम है, आज की नीड है ये चीज़ दिखानी कि लोग आपसे और इंस्पायर हो, इस रास्ते के ऊपर चलें। क्योंकि पहले का टाइम था हमारा चिट्ठी पत्थर भेजते थे, वो हमने भेजी आपने पढ़ी। आज का टाइम अगर हम कोई अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं तो वो सारे लोग देख रहे हैं, बच्चे से लेके हर इंसान के पास मोबाइल है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए सोसाइटी के लिए कि हमारा एल्गोरिथम पूरा इंस्टाग्राम का चेंज हो जाए। जहाँ पे आज एल्गोरिथम नशा प्रमोट कर रहा है, 18+ वीडियोस प्रमोट कर रहा है, अगर सनातन के लिए हम अपने सोशल वर्क का काम सारे शुरू कर दे तो खुद वही चीज़ आएगी, बच्चे खुद वही चीज़ सीखेंगे, खुद बच्चे उस चीज़ की तरफ जाएंगे। अभिषेक, आप अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा सनातन को प्रमोट करते हो, पर उसको प्रमोट करना इतना ईजी नहीं है। तो उसको प्रमोट करने में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? सर प्रमोशन मैं आज सनातन के लिए अपने बारे में बता रहा हूँ, अपने रिलीजन के बारे में बताता हूँ। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ कि मेरे को गुरुद्वारे दिखाने, मेरे को वो चीज़ दिखानी, मैं सब कुछ दिखाता हूँ। बट मैं अपने पाथ का लॉयल हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ तो हिंदुइज्म का लॉयल हूँ मैं। अगर गुरुद्वारे के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो उतना ही स्टैंड मैं वहाँ पे भी लूँगा। अगर कोई सनातन के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो तो उतना स्टैंड मैं वहाँ पे लूँगा। बट प्रॉब्लम है दोगले हिंदुओं से जो खा रहे हिंदुइज्म का है, बट हमारे लिए कीचड़ उछाल रहे हैं। आज के टाइम में बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इतना इजी नहीं है मेरे ऊपर। मेरी तो इवन कि वो लोग 20-20 बार वीडियोस देखते हैं कि कहाँ पे गलती मिले और हम इसके ऊपर एक्शन ले। तो उसके लिए मेरी वीडियोस है जो पहले मैं चेक करता हूँ, उसके बाद मेरी फ्रेंड्स चेक करते हैं, उसके बाद मेरे पेरेंट्स चेक करते हैं, तब जाकर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं पकड़ पाया वो चीज़ पकड़ ले, ताकि उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो। क्योंकि ऐसे लोग हैं, अगर आप पॉजिटिविटी फैलाने जा रहे हो ना तो लोग नहीं जीने देंगे। दो पहलू है समाज के, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ बुरा भी कर रहे हैं। तो एक ये हैवी सेंसिटिव टॉपिक है, धर्म के नाम के आप देख सकते हो वोट बांटे हुए हैं, हम बांटे हुए हैं, एक सेंसिटिव टॉपिक भी है इसके ऊपर। तो काम करना इसके ऊपर इतना इजी नहीं है, बहुत संभल के चलना पड़ता है। अगर इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हैं तो वीडियो डालने से पहले 20 बार खुद को देखनी पड़ती है वीडियो कि यार कुछ ऐसा ना गलत हो है जिसके बाद कुछ मेरे ऊपर उसका एक्शन एक मुझे बात बताना जरा, अब जब ये बात निकली है यहाँ पे मैं पूरी करूँगा, अगर कुछ गलत डल भी गया क्या हो जाएगा? होगा तो सर कुछ नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर लोग सोचते हैं ना कि ये लड़का काम कर रहा है इसके बारे में, तो इतना इजी नहीं है। लॉट्स ऑफ केसेस पड़ते हैं आपके ऊपर, ठीक है? मैं बता देता हूँ जी, ठीक है। उधर से स्टालिन ने बैठ के हिंदुइज्म के बारे में कहा कि हमें इरेडिकेट करना है। ऐसे दोगले हिंदुओं ने क्या कर लिया? शक्ति के बारे में बोला गया, इतना एंटी हिंदू स्टेटमेंट थी, किसी ने क्या कर लिया? आपको एक मैं सलाह देता हूँ इस चीज़ के ऊपर, खुल के करो। जब आपकी नीयत अच्छी है ना तो ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं से डरता, मैं अपना ठीक काम है? खुल के कर अपना रहा हूँ। खुल के डालो, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल। इन्होंने करना होता ना आज तक तो इतनी रोज़ की रोज़ हिंदुओं के बारे में स्टेटमेंट्स आती हैं, ये लोग तब लोग इनके मुंह में दही जमा होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और एक मैं आपको आज यहाँ पे खुल के बोलता हूँ, कभी अगर लगा ना कि ऐसी कोई प्रॉब्लम सनातन धर्म को प्रमोट करते वक्त खड़ी होगी हुई है, एक बारी बताना जरूर। जितनी हेल्प होगी हम लोग उतनी करेंगे। लीगल हेल्प की जरूरत पड़ी लीगल हेल्प भी करेंगे। लीगल किसी के ऊपर करना इतना इजी नहीं होता जितना इन लोगों को लगता है। सिर्फ एक केस रजिस्टर कराने में 10 दिन लग जाते होते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। मैं वरीज नहीं हूँ। मेरे को जिस टाइम पे मेरे साथ कंट्रोवर्सीज क्रिएट होनी शुरू हुई थी तब मेरे एक बहुत ही वेल विशर है, उन्होंने बात समझाई थी कि हाथी चलता है उसके पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। एक शहर में जाता है वहाँ के कुत्ते भौंकते हैं, दूसरे शहर में जाता है वहाँ के कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते भौंकते पीछे चले जाते हैं। हाथी अपनी चाल चलता रहता है। थोड़ी कंट्रोवर्सी को तो हमें एम्ब्रेस करना भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी है, मैं कर रहा हूँ, वो उससे मेरे बेनिफिट है। लोग मेरे को जान रहे हैं, जितनी कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, नया टॉपिक मिल गया उनको अभिषेक के बारे में बात करने का, ठीक है? वो सब कुछ चला हुआ है लाइफ में, बहुत कुछ सीख चुका हूँ मैं इस मतलब अपनी जर्नी के थ्रू आउट बहुत कुछ सीखा। अब मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है, बट मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं ऐसे प्रमोट करता रहूँगा, जहाँ पे मेरे को लगा कि खुल के बोलना है मैं वहाँ पे खुल के भी बोलता हूँ। मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है। बट मैं न्यू क्रिएटर्स के लिए बता रहा हूँ कि लोग अगर चाहते हैं ना इस चीज़ में आना है तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको अगर मेंटली आप इतनी प्रिपेयर हो कि आप इस प्रेशर को फेस कर सकते हो, तभी आप इस कैटेगरी को चूज़ करो। नहीं तो बहुत कैटेगरी है, आप उसके बारे में काम कर सकते हो उसमें। तो उनके लिए ये मेरा एक मैसेज था कि इस चीज़ के लिए आपको साथ में प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको रिसर्च भी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, बहुत कुछ लोग बोलते हैं, सब कुछ आपको सुनना पड़ेगा इसके साथ। इतना ईजी भी नहीं है कि आप इजीली सब कुछ काम करते रहोगे। हाँ, देखने के लिए बहुत कुछ ईजी है, बहुत कुछ अच्छा लगता है देखने के लिए बाहर से।
उसके अंदर ना मैं एक एडवाइस देता हूँ यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि कोई गंदा वीडियो भी आता है ना, जो हम लोगों को चाहिए कि हमें नहीं देखना, लोग क्या करते हैं उसको सिर्फ अपने साथ वाले को दिखाने के लिए उसको आगे सेंड कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको सेंड भी करते हो तो वो बेसिकली एल्गोरिदम के अंदर प्रमोट होना शुरू हो जाता है। आपको चाहिए कि आप उसको इग्नोर कर दो ताकि वो वहीं पर डाई डाउन होना शुरू हो जाए। चलो एनीवेज, ये जो आपने बात बोली है आई फुली एग्री विद इट। इसीलिए हम लोगों ने भी अपनी एक VR हिमाचल की जो पॉडकास्ट है वो स्टार्ट की है, ताकि जो हमारे इस क्षेत्र के लोग हैं उनके तक हम लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो एक बच्चा, बड़ा, बूढ़ा सब देख सके और उनको कुछ सीखने को मिले। ये हमारी आज की पॉडकास्ट उसी चीज़ के लिए एक एफर्ट था। इफ़ यू लाइक इट, जस्ट लेट अस नो व्हाट यू फील अबाउट इट। कमेंट्स में डालो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट वी आल्सो गेट योर सपोर्ट। Thanks a lot, Abhishek, Thank you so for much, coming sir. to the channel, coming to the podcast. We will meet once again, and many more time to Bilkul. record more podcasts. Yeah, Thanks a sure. lot. Oh, thank you so much.